द ब्लड टेलीग्राम, निक्सन, किसिंजर और भूला हुआ नरसंहार। अध्याय 11, पूरब लाल है। 6 जुलाई को हेनरी किसिंजर खुफिया और सैन्य अधिकारियों से भरे अमेरिकी वायुसेना के विमान में सवार होकर दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे। चूंकि सभी राष्ट्रपति विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए किसिंजर को टैक्टिकल एयर कमांड से उधार लिए गए एक संशोधित कमान विमान से ही संतोष करना पड़ा। ये भद्दा बड़ा विमान रनवे से अनिच्छा से ही उड़ान भर पाया। जैसा कि किसिंजर ने बाद में लिखा, उड़ान भरते समय ऐसा लग रहा था जैसे विमान वास्तव में जमीन के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचना पसंद कर रहा था। जैसे ही वह लैंडिंग स्ट्रिप के पास पहुंचे, उन्हें पूरी तरह से एहसास हुआ कि वह एक सचमुच ऐतिहासिक यात्रा पर है, शायद उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा। ये सिर्फ उनकी 2 दिवसीय भारत यात्रा नहीं थी। उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा से दिल्ली और फिर इस्लामाबाद का चक्कर लगाया, बल्कि उनकी यात्रा का असली उद्देश्य उनका गुप्त अंतिम गंतव्य था, बीजिंग। भारत हर तरह से किसिंजर के लिए एक पड़ाव था। चीन पहुंचने के लिए उन्हें पाकिस्तान से होकर जाना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें भारत में अपना चेहरा दिखाना पड़ा। उनकी औपचारिक यात्रा इस बात का स्पष्ट प्रतीक थी कि निक्सन किसिंजर ब्रह्मांड विज्ञान में उस देश का कितना कम महत्व था। हेरोल्ड सॉन्डर्स भी इस यात्रा में साथ थे। भारत और पाकिस्तान के लिए किसिंजर के वरिष्ठ सहयोगी होने के नाते उन्हें संदेह दूर करने के लिए वहां मौजूद रहना पड़ा। वे याद करते हैं, भारत में रुकना आमतौर पर एक ध्यान भटकाने वाला काम होता था। किसिंजर ने वहां अपना परिचय सामान्य तरीके से दिया और फिर वे पाकिस्तान चले गए। किसिंजर और उनकी टीम मूसलाधार बारिश में उतरी, जो अपरिहार्य वामपंथी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हवाई अड्डे पर पुलिस की संख्या कम होने के कारण उन्होंने किसिंजर वापस जाओ, हत्यारे वापस जाओ के नारे लगाए और किसिंजर मुर्दाबाद वापस जाओ लिखे काले झंडे और बड़े बैनर लहराए। अमेरिकियों को कारों में भरकर ले जाया गया। अपना लक्ष्य खो देने के बाद प्रदर्शनकारियों ने हवाई अड्डे से निकलने वाली किसी भी अन्य कार पर टमाटर और सड़े हुए अंडे फेंके। लगभग 450 की संख्या में अन्य प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास पर इकट्ठा हो रहे थे। उनमें से कई अब दूतावास परिसर में घुस गए और मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़े, जिससे अमेरिकी मरीन गार्ड हैरान रह गए। भीड़ दरवाजे तोड़ पाती उससे पहले ही भारतीय पुलिस अंदर घुस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूतावास के लॉन पर सिर्फ एक लाल झंडा छोड़ गई। वामपंथी भीड़ को यह अंदाजा नहीं था कि किसिंजर दूतावास में होंगे, जहां वे उनके खिलाफ नारे लगाते रहे। दरअसल वो और उनके जेट लैग से पीड़ित साथी आलीशान अशोक होटल में ठहरे हुए थे, ऐसा कुछ जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन कार्यकर्ताओं के दिमाग में शायद नहीं आया था। किसिंजर भारत में रहते हुए पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की विकट परिस्थितियों से उतनी ही दूर रह सकते थे। भारत सरकार ने उनसे शरणार्थी शिविरों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने को कहा। अगर वो किसी दूसरे व्हाइट हाउस में काम करते तो कम से कम कलकत्ता की एक छोटी यात्रा कर सकते थे, या शायद पश्चिम बंगाल के सैकड़ों शिविरों में से किसी एक में ये देखने के लिए भेजे जा सकते थे कि अमेरिकी डॉलर बेसहारा लोगों का पेट कैसे भर रहे हैं। लेकिन किसिंजर ने इनकार कर दिया। किसिंजर के सहयोगी सैमुअल हॉस्किंसन कहते हैं, ये वास्तव में हेनरी जैसा नहीं है। किसिंजर ने स्पष्ट कर दिया था कि जैसा कि एक भारतीय राजनयिक ने कहा, वो किसी भी शरणार्थी शिविर का दौरा नहीं कर सकेंगे। उस दिन हेनरी किसिंजर और पीएम हक्सर आमने सामने थे। किसिंजर ने हक्सर से कहा कि हम दुनिया के लोग हैं। साउथ ब्लॉक स्थित हक्सर के कार्यालय में दोनों प्रमुख विदेश नीति सलाहकारों ने विनम्र लेकिन स्पष्ट रूप से तीखी टिप्पणियों का आदान प्रदान किया। केवल हक्सर ने किसिंजर को मौखिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया। हक्सर, जो पहले से ही पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री से नाखुश थे, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा हथियारों की आपूर्ति के खुलासे से और भी नाराज हो गए। किसिंजर ने इसके लिए नौकरशाही भ्रम को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्हें अखबार में इसके बारे में पढ़कर आश्चर्य हुआ। ऐसी जटिलताओं से बचने के लिए हक्सर ने कहा, हथियारों की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। किसिंजर ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हथियारों की आपूर्ति नगण्य है और अमेरिका को यहाँ पर अपना प्रभाव बनाए रखने की जरूरत है। हक्सर ने अतीत और वर्तमान हथियारों की आपूर्ति की आलोचना की और कहा कि व्हाइट हाउस को ड्वाइट आइजनहावर के समय से पाकिस्तान को दिए गए विशाल भंडार की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जब किसिंजर ने आपूर्ति के महत्व को कम करके आंकने की कोशिश की और कहा कि पेंटागन मूलतः गैर घातक सामग्री को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहता, तो हक्सर, जो अपने आगंतुक की तरह ही जानते थे कि सस्ते स्पेयर पार्ट्स महंगे हथियारों को चलाते रहते हैं, ने पलटवार किया कि वे गैर घातक नामक आध्यात्मिक अवधारणा को स्वीकार नहीं करते।
हक्सर के अविश्वास पर किसिंजर ने कहा कि अगर अमेरिका $2.9 करोड़ मूल्य के सभी सैन्य उपकरण भी भेज दे तो भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए आइए ऐसी चीज के बारे में शिकायत करना बंद करें जिसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने चिढ़कर कहा, अगर भारत इस पर नाराज हो रहा है तो अमेरिका कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। किसिंजर ने चापलूसी भरे लहजे में कहा कि रिचर्ड निक्सन का मानना था कि भारत इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जो न केवल एक महान शक्ति बल्कि शांति और स्थिरता की शक्ति बन सकता है। पाकिस्तान तो बस एक छोटी क्षेत्रीय शक्ति है। ये बात हक्सर ने दिल से मान ली। इसके लिए हक्सर ने पाकिस्तान की इस्लामी पहचान की कृत्रिमता पर एक पांडित्यपूर्ण व्याख्यान दिया। अगर धर्म राष्ट्र राज्यों के निर्माण का आधार बन सकता तो यूरोप में शायद अभी भी पवित्र रोमन साम्राज्य होता। हक्सर ने चेतावनी दी कि शरणार्थी भारत की सीमाओं का गला घोट रहे हैं और इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान से भागने वालों में लगभग 90% हिंदू थे। उन्होंने कहा कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के निर्माण के प्रयासों की जड़ पर प्रहार करता है। हालांकि भारत पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के डर से शरणार्थियों को निष्कासित नहीं कर सकता, लेकिन अगर वहां एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाती है तो वे वापस लौट जाएंगे। किसिंजर ने बेपरवाह होकर हक्सर से रूखेपन से कहा कि भारतीय पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण करने को लेकर बस शोर मचा रहे हैं। चिढ़े हुए किसिंजर ने सीधे तौर पर सुझाव दिया कि बंगाली गुरिल्लाओं को भारत के समर्थन ने स्थिति को अशांत रखा। हक्सर ने जवाब दिया, मैं आपके साथ पूरी तरह ईमानदार रहूंगा। जिस तरह दिल्ली और वाशिंगटन दोनों जगह के राजनेता अक्सर एक सरासर झूठ की शुरुआत करते हैं, हमने कोई हथियार नहीं पहुंचाए हैं। उन्होंने सवाल को ये कहकर टाल दिया कि भारत अपनी सीमा को हर जगह सील नहीं कर सकता और भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के अनगिनत प्रशिक्षण शिविरों या पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय जमीन से किए जा रहे विद्रोही छापों का जिक्र तक नहीं किया। किसिंजर को याद है कि उनकी मुलाकात मुख्यतः उत्तेजित हक्सर को शांत करने के लिए थी। उन्होंने शांति से याद किया कि उन्होंने हक्सर को शांत कर दिया था। उन्होंने हक्सर से शांत रहने का आग्रह किया। अगर भारतीय शांत हो जाते हैं तो अमेरिका अगले कुछ महीनों तक शरणार्थी समस्या को सुलझाने के लिए चुपचाप काम करने की कोशिश करेगा। हक्सर ने भारत सरकार की समस्या के बारे में बताया। वह युद्ध नहीं चाहती थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि युद्ध से कैसे बचा जाए। किसिंजर ने एशिया में अपनी असली वजह का सिर्फ इशारा किया, ये कहते हुए कि वो चीन के साथ संबंधों को जल्दी सुधारना चाहते थे। उन्होंने हक्सर को भरोसा दिलाया कि अमेरिका भारत के कट्टर दुश्मन चीन को भारत पर हावी होने में मदद नहीं करेगा। लेकिन फिर उन्होंने हक्सर को चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा तो चीन प्रतिक्रिया देगा, जो भारत के लिए एक भयावह स्थिति है। बदले में ये भारत को सोवियत संघ से मदद मांगने के लिए प्रेरित करेगा और अमेरिका में हमारे लिए जटिलताएं पैदा करेगा। हक्सर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझ गया और चीनी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा तो उन्हें उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के प्रति सहानुभूति रखेगा। किसिंजर जो एनलाई की तरह ही इस शिष्ट, बुद्धिजीवी और वरिष्ठ राजनेता के प्रति आकर्षित होने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन हक्सर ने भारतीय अधिकारी के दिखावटी प्रयासों के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अपने भारतीय समकक्ष के साथ टकराव के बाद किसिंजर ने भारत सरकार को भावनाहीन और युद्ध के लिए किसी उचित बहाने की तलाश में देखा। दिल्ली में एक पूरा दिन से भी कम समय बिताने के बाद उन्हें यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तान को हमारी हथियार सहायता के खिलाफ भारतीयों की कोई सच्ची भावनाएं हैं। हक्सर से छुटकारा पाने के बाद किसिंजर ने निष्कर्ष निकाला कि वे ठंडे गणित के साथ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। किसिंजर अगला दिन एक क्रूर बैठक से दूसरी क्रूर बैठक में लड़खड़ाते हुए बिताते रहे। भारतीयों द्वारा आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से उनकी निंदा की गई, उन्हें उकसाया गया और उकसाया गया। सबसे बढ़कर देशभक्त भारतीय जीवों ने अपना बदला ले लिया। पाकिस्तान में किसिंजर की पूरी चाल उनके अचानक पेट खराब होने का नाटक करने पर टिकी थी, लेकिन भारत में बहुत जल्द वे सचमुच बीमार पड़ गए। अपनी कवर स्टोरी को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली में अपना समय अपनी पेट की समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखा। भारत सरकार के शिष्टाचार के प्रयास बेढंगे थे। एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने अपने सहयोगियों को याद दिलाया कि वे अरब इजराइल संघर्ष का जिक्र न करें क्योंकि डॉक्टर किसिंजर एक यहूदी है। भारतीय प्रेस ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की खुशी खुशी रिपोर्ट की और संपादकीय पृष्ठों पर उनकी आलोचना की। लोकसभा के सदस्य इस अफवाह पर भड़क उठे कि पाकिस्तान को सैन्य पुर्जों और गोला बारूद से लदे कई और जहाज मिलेंगे, लेकिन अपनी बैठकों में उन्हें जो सामना करना पड़ा वो और भी बुरा था। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत अशोक होटल में भारतीय विचारकों और शिक्षाविदों के साथ नाश्ते से की। ये बहुत बुरा था। एक भारतीय खास तौर पर नाराज था कि
सुब्रह्मण्यम, जो उस गुप्त अप्रैल रणनीतिक रिपोर्ट के लेखक थे जिसमें भारत के शीर्ष नेताओं से भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने का आग्रह किया गया था। भावुक और कटु, सुब्रह्मण्यम ने किसिंजर से कहा कि एक शरणार्थी होने के नाते उन्हें जो कुछ हो रहा था उसकी भयावहता को समझना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका वही गलती कर रहा है जो उसने 1930 के दशक में हिटलर के साथ की थी, एक ऐसे सत्तावादी शासन से निपटने और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है जिसने अपनी आबादी कम करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। किसिंजर, जो स्पष्ट रूप से एक बहुत लंबा दिन होने वाला था, की शुरुआत में उनसे भिड़ने से बचने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर के भोजन के लिए किसिंजर की अशोक होटल में हक्सर से फिर मुलाकात हुई, एक और हंगामेदार भोजन के लिए जिसने पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की खेप पर बहस को फिर से शुरू कर दिया। बाद में रक्षा मंत्री जगजीवन राम, जो एक दलित जाति में जन्मे एक सम्मानित राजनेता थे लेकिन नेहरू के कार्यकाल में तेजी से उभरे, ने किसिंजर की तीखी आलोचना की। राम ने कहा कि उन पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का लगभग असहनीय दबाव था। वो हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान सीमा के पास अगरतला गए थे, जहां पाकिस्तान भारत पर गोलाबारी कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया, पाकिस्तान पूरी तरह से आपकी वजह से विकसित हुआ है। किसिंजर ने जवाब दिया, केवल आंशिक रूप से। राम मुस्कुराए और बोले, नहीं, आंशिक रूप से नहीं, लगभग पूरी तरह से। स्वर्ण सिंह को शांत करने का भी शर्मनाक काम था, जो अभी अभी वाशिंगटन की यात्रा से लौटे थे और न्यूयॉर्क टाइम्स की पाकिस्तान को हथियारों की खेप की रिपोर्ट से स्तब्ध थे। विदेश सचिव के साउथ ब्लॉक कार्यालय में किसिंजर ने तुरंत कहा कि व्हाइट हाउस और विदेश विभाग के शीर्ष अधिकारियों को पाकिस्तान को हथियारों की खेप के बारे में पता नहीं था। यह एक दिलासा देने वाला बयान था, हालांकि झूठ था। उन्होंने कहा कि किसी भी खेप की कीमत $29 मिलियन से ज्यादा नहीं थी और निक्सन के याह्या के साथ व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि हथियारों की खेप पर विदेश विभाग का अनुचित प्रशासनिक नियंत्रण राष्ट्रपति के लिए एक बड़ा कदम था। अपमान से क्षुब्ध सिंह ने इस चूक की शिकायत की और कहा, अगर मेरे कर्मचारियों ने मुझे पूरी जानकारी नहीं दी तो मैं उन्हें नरक में डाल दूंगा। किसिंजर ने जवाब दिया, मैं उन्हें नरक में डाल रहा हूं। वह ऐसा नहीं कर रहे थे। सिंह ने कहा, यह मेरी समझ से परे है कि वे पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर सकते थे। ऐसे घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में आपकी क्या रुचि है? हथियारों की आपूर्ति पूरी तरह रोकने की मांग करते हुए उन्होंने किसिंजर से दो टूक कहा कि पाकिस्तान को हथियार देना युद्ध को भड़का देगा। अपने अप्रिय और हृदयविदारक दिन के दौरान किसिंजर ने बार बार एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से वादा किया कि अगर चीन भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका समर्थन करेगा। हक्सर के साथ अपने दोपहर के भोजन पर किसिंजर ने चीन के साथ अमेरिकी संबंधों में एक आगामी महत्वपूर्ण शुरुआत का संकेत दिया। फिर उन्होंने हक्सर से वादा किया कि किसी भी संभावित परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी चीनी दबाव के खिलाफ भारत का समर्थन करेगा। चीन के साथ किसी भी बातचीत में हम निश्चित रूप से उसे भारत के विरुद्ध भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे। स्वर्ण सिंह के साथ अपनी तनावपूर्ण बैठक के अंत में किसिंजर उन्हें एक तरफ ले गए और चीन के साथ आगामी वार्ता की एक अस्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। विदेश मंत्री को आश्वस्त करते हुए कि यह पहल भारत के विरुद्ध नहीं है, उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के विरुद्ध किसी भी अकारण चीनी आक्रमण को गंभीरता से लेगा। इससे स्पष्ट रूप से भारत पर चीन के भड़काऊ हमलों की संभावना बनी रही। इसलिए सिंह ने यह वादा मांगा कि यदि चीन ने हमला किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को सैन्य उपकरण प्रदान करेगा। उन्हें स्पष्ट रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उस दिन बाद में किसिंजर ने भारत के विरुद्ध चीनी कार्रवाई की संभावना में गहरी रुचि दिखाते हुए जगजीवन राम से दृढ़ प्रतिज्ञा की, हम भारत के विरुद्ध चीन के किसी भी कदम को बहुत गंभीरता से लेंगे। उन्होंने रक्षा मंत्री को आश्वासन दिया, हम उन्हें किसी भी संदेह में नहीं छोड़ेंगे। राम प्रसन्न हुए। किसिंजर ने अपनी चीन यात्रा को लेकर भारतीयों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, हम शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित दृष्टिकोण अपना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वे हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो हम बहुत गंभीर रुख अपनाएंगे। 1962 के युद्ध में पीपुल्स रिपब्लिक से मिली करारी हार से अभी भी उबर रहे भारतीयों के लिए ये बेहद आश्वस्त करने वाला था। लेकिन 5 महीने बाद किसिंजर वास्तव में चीन को भारत का सामना करने के लिए सेना तैनात करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उस दिन का मुख्य आकर्षण इंदिरा गांधी के साथ किसिंजर की मुलाकात थी। उन्हें भव्य गुंबददार साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय ले जाया गया। लेकिन दिल्ली में किसिंजर की अन्य मुलाकातों की तरह यह मुलाकात भी बेहद विवादास्पद रही। किसिंजर ने प्रधानमंत्री के साथ अकेले बैठक शुरू की और कुछ मिनटों के लिए अपने सभी कर्मचारियों को विदा कर दिया।
इस एकांत में उन्होंने उन्हें चीन के साथ अमेरिकी संबंधों में आगामी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में स्पष्ट रूप से आगाह किया, जो उन्होंने कहा कि भारत के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने उन्हें निक्सन का एक निराशाजनक पत्र भी दिया, जिसमें उन्हें शरणार्थियों के लिए अमेरिकी मानवीय सहायता की याद दिलाई गई थी, लेकिन हथियारों की आपूर्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद हक्सर केनेथ कीटिंग, जिन्होंने दिल्ली की जुलाई की भीषण गर्मी से बचने के लिए सीरिस्कर सूट पहना था, और हेरोल्ड सॉन्डर्स को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी गई। किसिंजर ने अपनी कठिन यात्रा के प्रभाव का संकेत दिया। अब उदासीन न रहते हुए उन्होंने कहा कि अब वे भारतीय भावनाओं की तीव्रता से प्रभावित हैं। फिर भी निक्सन की बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिकी समर्थन का प्राथमिक उद्देश्य शरणार्थियों को वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु याह्या पर प्रभाव बनाए रखना था। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि शरणार्थियों को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में एक राजनीतिक समझौता आवश्यक होगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इस समय अमेरिका के पास कोई विचार नहीं है। गांधी ने अपनी भावुक जनता को आगाह किया, वहां पहले से मौजूद लगभग 70 लाख शरणार्थियों की ओर इशारा करते हुए। किसिंजर ने पूछा कि यह समस्या कब असहनीय हो जाएगी। गांधी ने कहा कि यह पहले से ही असहनीय है, हम इसे केवल दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर संभाले हुए हैं। संसद में मुश्किल से 2 लोग ही हमारी नीति का समर्थन करते हैं। समय की कमी के कारण किसिंजर ने कोई भी कठोर कदम उठाने से पहले कुछ और महीने मांगे। उन्हें संदेह था कि पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता बंद करने का कोई मतलब है। पाकिस्तान को भेजे जा रहे सीमित हथियारों से सैन्य संतुलन पर लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी ने कहा कि हथियारों की खेप का व्यावहारिक प्रभाव चाहे जो भी हो, वे मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की आलोचना की, जिसका अस्तित्व ही उन्होंने घोषित किया भारत के प्रति शत्रुता भड़काने पर आधारित है। पाकिस्तान लंबे समय से मानता था कि वह चाहे कुछ भी करे, उसे अमेरिकी समर्थन मिलेगा, जिससे पाकिस्तान के दुस्साहस और भारत विरोधी भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने शिकायत की कि पाकिस्तान ने हर मुद्दे को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष में बदल दिया है। भारत विरोधी भावना पवित्र युद्धों और इस्लाम की रक्षा के तत्वमीमांसा में लिपटी हुई है। उन्होंने कटुता से कहा कि अगर पाकिस्तान को सचमुच इस्लाम की परवाह है, तो वह भारत के 60 करोड़ मुसलमानों पर अपने कार्यों के प्रभाव पर विचार करेगा। गांधी ने कहा कि वो कोई अतिवादी कदम नहीं उठाना चाहती, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति कैसे विकसित होती है। इस प्रकार युद्ध का विकल्प खुला छोड़ दिया गया। किसिंजर का झूठ बोलने का एक अजीब तरीका था, तब भी जब उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती थी। उन्होंने गांधी को आश्वस्त किया कि मार्च में सभी अमेरिकी विशेषज्ञों का आकलन था कि पश्चिमी पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में बल प्रयोग असंभव है। ये झूठ था। वास्तव में कम से कम एक अमेरिकी विशेषज्ञ, हेरोल्ड सॉन्डर्स, उसी कमरे में मौजूद थे और उन्होंने उन्हें मार्च की शुरुआत में एक आसन कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कीटिंग ने समझदारी से विषय बदल दिया। अंततः किसिंजर ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने कहा कि वो 5 करोड़ लोगों वाले एक मजबूत लोकतंत्र के साथ अमेरिका के बुनियादी रिश्तों को किसी ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे पर खतरे में नहीं डालना चाहते जो अमेरिका के अहम राष्ट्रीय हितों से जुड़ा न हो। और भारतीयों को जल्द ही समझ आ गया कि उनका इशारा चीन की ओर था, और उन्होंने वादा किया कि अमेरिका किसी भी हालत में किसी बाहरी ताकत को भारत पर दबाव बनाने या उसे धमकाने की इजाजत नहीं देगा। इससे उनके मेजबान बेहद खुश हुए। भारत सरकार ने चीनी दबाव के खिलाफ भारत को अमेरिकी समर्थन देने के किसिंजर के अनगिनत वादों का बेसब्री से फायदा उठाया और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा भारतीय मंत्रियों के साथ अपनी सभी बैठकों में कही गई शायद सबसे महत्वपूर्ण बात के रूप में रेखांकित किया। अंततः किसिंजर ने गांधी से वाशिंगटन आने का आग्रह किया, एक ऐसी संभावना जिसने निक्सन को सचमुच चिंतित कर दिया। प्रधानमंत्री ने तनावपूर्ण बैठक को एक संक्षिप्त उत्तर के साथ समाप्त किया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि वह आना चाहती है, लेकिन अपने घरेलू आलोचकों द्वारा ना कहने के लिए मजबूर किए बिना एक शब्द भी नहीं कह सकती। वो एक कठिन दिन था। जैसे ही किसिंजर इस्लामाबाद और बीजिंग के लिए रवाना हुए, उन्होंने और हक्सर दोनों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा पर विचार किया। हक्सर को अभी भी पता नहीं था कि किसिंजर वास्तव में वहां क्या कर रहे थे। किसिंजर ने अतीत से दूर जाने की बहादुरी से बात की, लेकिन अतीत भले ही दफन हो गया हो, अपनी कब्र से विचारों और कार्यों पर शासन करता है। अमेरिकी नीति की अराजक प्रकृति से स्तब्ध उन्होंने सोचा कि संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि भारत चीन का मुकाबला करे। हक्सर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक इसके विपरीत हो रहा था। निक्सन और किसिंजर भारत के विरुद्ध संतुलन बनाने के लिए चीन का इस्तेमाल करने वाले थे। किसिंजर भारत से गंभीर और चिंतित होकर लौटे।
उन्होंने भारतीय प्रेस की क्रूरता के बारे में बड़बड़ाया। वाशिंगटन लौटने पर उन्होंने निक्सन से कहा, अपनी यात्रा के दौरान मुझे भारतीयों का असली मकसद साफ समझ में आ गया। वे सोचते हैं कि अगर वे पूर्वी पाकिस्तान को कमजोर कर सकें तो पश्चिमी पाकिस्तान में इतनी ताकतें पैदा हो जाएंगी कि पूरा पाकिस्तान मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भारतीय और पश्चिमी पाकिस्तानी एक दूसरे से नफरत करते हैं। पाकिस्तान जाते हुए किसिंजर ने चुपके से लिखा, मैं भारतीयों की तीव्र भावनाओं से पूरी तरह रूबरू हो चुका हूं। उन्होंने गांधी के इस कथन पर विचार किया कि दबाव असहनीय था और उनकी सरकार केवल इच्छाशक्ति के बल पर चल रही थी। उन्होंने गंभीरता से लिखा, युद्ध या कम से कम व्यापक हिंदू मुस्लिम हिंसा की अनिवार्यता की भावना बढ़ रही थी। जरूरी नहीं कि इसलिए कि कोई इसे चाहता था, बल्कि इसलिए कि अंततः उन्हें डर था कि वे इसे टालना नहीं जानते होंगे। अक्सर की इस सारगर्भित पंक्ति ने कम से कम दिल को तो छुआ। सेना हिंदुओं को खदेड़ रही थी। किसिंजर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली। विंस्टन लॉर्ड के लिए पूरी यात्रा धुंधली थी, उनका मन बीजिंग में उलझा हुआ था। मैं इस बात में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था कि हम गुप्त रूप से कहां जा रहे हैं और कौन प्रभारी है, वह याद करते हैं। वे कहते हैं कि विमान में वो ब्रीफिंग बुक के 3 सेट संभालने में व्यस्त थे। एक उन लोगों के लिए जिन्हें चीन यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, दूसरा उन कुछ अधिकारियों के लिए जो विमान में सवार थे और जिन्हें अपना अंतिम गंतव्य पता था, और एक हेल्थ सॉन्डर्स जैसे लोगों के लिए जिन्हें पता था कि हम चीन जा रहे हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी थी। निक्सन के शीर्ष विदेश नीति सलाहकार की यात्रा इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के लिए एक भव्य अवसर थी, और राजदूत जोसेफ फारलैंड, वहां एकमात्र व्यक्ति जो किसिंजर की योजना के बारे में ठीक ठीक जानता था, ने देश भर से अपने वाणिज्य दूतों को बुलाया था। आर्चर ब्लड, जिन्हें पहले ही हटा दिया गया था, वहां नहीं थे, लेकिन ब्लड के एक भयभीत सहयोगी ने किसिंजर से व्यक्तिगत रूप से भिड़ने का अवसर लपक लिया। एरिक ग्रिफेल ढाका वाणिज्य दूतावास में तैनात शीर्ष विकास अधिकारी थे, जिन्हें चक्रवात के बाद अमेरिकी राहत कार्यों का नेतृत्व करने के लिए उनके सहयोगी प्रशंसा करते थे। ग्रिफेल, जिन्होंने ब्लड टेलीग्राम पर हस्ताक्षर किए थे, लॉस एंजल्स की निजी यात्रा पर थे, लेकिन किसिंजर को चुनौती देने का मौका तलाशते हुए दुनिया भर से इस्लामाबाद पहुंच गए थे। वो लड़ाई के लिए तैयार थे। ग्रिफेल का मानना था कि किसिंजर को उपमहाद्वीप के किसी भी व्यक्ति से नफरत थी और स्थानीय लोगों के बारे में उनका नजरिया अरब के लॉरेंस जैसा था। अगर वे घोड़े पर सवार नहीं होते तो वे किसी काम के नहीं। वो कहते हैं, वो वर्दीधारी पाकिस्तानी लोगों से प्रभावित हैं और दुकानदारों को पसंद नहीं करते। ग्रिफेल याद करते हैं, उन्हें पूर्वी पाकिस्तान स्थित ढाका वाणिज्य दूतावास की स्थिति के बारे में पता था, जो उनके अपने दूतावास से बिल्कुल अलग थी। हमें स्थिति समझाने की इजाजत थी। उन्होंने बहुत विनम्रता से सुना और काफी आकर्षक थे, लेकिन जाहिर है कि उनके पास और भी काम थे, क्योंकि वो बीजिंग जा रहे थे, ऐसा कुछ जो उस समय ग्रिफेल को पता नहीं था। जाहिर है उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रिफेल लगातार बोलते रहे, ज्यादा आज्ञाकारी अधिकारियों का खुलकर विरोध करते रहे, और जब भी मौका मिलता किसिंजर को असहज करते रहे। उन्होंने किसिंजर को बताया कि विद्रोह इतना स्थानीय है कि वो भारतीय मदद के बिना भी जीवित रह सकता है। बंगाली एक अच्छा आतंकवादी अभियान चला सकते हैं। उन्हें बंगालियों के पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति स्थायी भय और घृणा के बारे में आगाह किया और एक युवा पाकिस्तानी सेना अधिकारी की कट्टरता की कहानी सुनाए। जब किसिंजर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में एक और गृह युद्ध से बचना चाहता है, तो ग्रिफेल ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर युद्ध छिड़ गया तो भारत तुरंत जीत जाएगा। उन्होंने किसिंजर को चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव सीमित है, लेकिन जब तक अमेरिकी आर्थिक सहायता जारी रहेगी, पाकिस्तानी सरकार के लिए ये समझना मुश्किल होगा कि वे जो कर रहे हैं वो बकवास है। किसिंजर ने ये साबित करते हुए कि उन्हें ढाका वाणिज्य दूतावास द्वारा हिंदुओं के नरसंहार के बारे में दी जा रही लगातार चेतावनियों की अच्छी जानकारी थी, पूछा, सेना हिंदुओं को क्यों खदेड़ रही है? ग्रिफेल ने रूखेपन से जवाब दिया कि यह पूर्वी पाकिस्तान को साफ करने का एक मौका मात्र है। फारलैंड ने कुछ ज्यादा खुश होकर ये भी कहा कि सेना का मानना है कि मुजीब की साजिश के पीछे हिंदू थे। ग्रिफेल ने चेतावनी दी कि भूख के कारण और शरणार्थी पलायन कर सकते हैं और पूर्वी पाकिस्तान में अभी भी 70 लाख हिंदू हैं जो विशेष रूप से असुरक्षित है। ग्रिफेल, जो उस संघर्ष की यादों को प्यार से याद करते हैं, को किसिंजर का मन बदलने की बहुत कम उम्मीद थी। यह वाकई अपनी बात कहने जैसा था, शायद हमारी नीति को थोड़ा नरम करने जैसा, वे याद करते हैं। मुझे उस समय कोई उम्मीद नहीं थी कि नीति बदलेगी। क्या उन्हें किसिंजर से भिड़ने की चिंता थी? एक खतरा था कि वे कहेंगे, इस आदमी को वहां से निकालो, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा, और दूसरा, मैं ज्यादा चिंतित भी नहीं था।
उनका कहना है कि ढाका में उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा था और असहमति रखने वाले लोग बहुत भावुक थे। हम सचमुच गुस्से में थे, वे कहते हैं। हम शायद उतने शांत नहीं थे जितने किसी और समय में हो सकते थे। अन्य राजनयिक किसिंजर को गाली देने के लिए कम इच्छुक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गंभीर तस्वीर पेश की। दूरदर्शी राजनीतिक अधिकारी डेनिस कुक्स, उन्हें नहीं लगता था कि याह्या लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे। उन्हें संदेह था कि कोई राजनीतिक समझौता हो पाएगा। उन्होंने कहा कि शरणार्थी, खासकर हिंदू, वापस नहीं जा रहे हैं और युद्ध की संभावना 3 में से 1 के बराबर है। किसिंजर ने कहा कि दिल्ली की अपनी यात्रा के बाद वो युद्ध को एक बेहतर मौका देंगे। उन्होंने थके हुए स्वर में कहा कि यह ऐसी चीज है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। कमरे में मौजूद लोगों में से एक चक येजर थे, वो परीक्षण पायलट जिसने ध्वनि अवरोध को तोड़ा था। अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत येजर को पाकिस्तानी वायुसेना के चकित अधिकारियों को सलाह देने में मजा आता था। बाद में उन्होंने लिखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये लोग बस उड़ान भरते हुए जीते और सांस लेते हैं। येजर ने आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी की थी कि भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तानी सेना केवल 2 हफ्ते ही टिक पाएगी। पाकिस्तान के कट्टर समर्थक, जिनका ब्लड्स के साथ टकराव हुआ था, अमेरिकी नीति से उनकी अपनी असहमति थी। पर्याप्त सैन्य आपूर्ति नहीं थी। जब अंततः युद्ध छिड़ा तो भारत ने येजर के छोटे हल्के विमान को नष्ट करके बदला लिया, जिसे इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर बमबारी के दौरान जमीन पर मार गिराया गया था। येजर ने बाद में बड़बड़ाते हुए कहा, यह अंकल सैम को उंगली दिखाने का भारतीय तरीका था। पास के रावलपिंडी में राष्ट्रपति के अतिथि गृह में ठहरे किसिंजर का पाकिस्तानी सरकार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने और शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों ने मीडिया के पक्षपात पर सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि अखबार उनके बारे में आलोचनात्मक रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, बिना ये बताए कि पाकिस्तान में सेंसरशिप है। किसिंजर ने अपने मेजबानों से कहा कि वो भारतीयों की शत्रुता, कटुता और आक्रामकता से सचमुच स्तब्ध थे। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, कोई दबाव नहीं डाला और न ही किसी राजनीतिक समझौते का कोई प्रस्तावित खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानियों को सलाह देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनसे अपनी दुविधा पर गहराई से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, आज भारत शरणार्थियों को युद्ध का कारण बताकर दुनिया के सामने ला सकता है। उन्होंने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी से कहा कि 70 लाख शरणार्थी भारत के लिए एक असहनीय बोझ है और भारतीयों को लगता है कि वे युद्ध जीत जाएंगे। किसिंजर याह्या से अकेले मिले। विंस्टन लॉर्ड उनसे आशंकित थे। उन्हें याद आया कि उन्होंने तानाशाह को सौहार्दपूर्ण, मिलनसार पाया था, लेकिन आप ये गलतफहमी नहीं कर सकते थे कि वह एक सख्त इंसान थे। वो काफी मिलनसार थे, लेकिन आपको कोई भ्रम नहीं था। यह आदमी कोई थॉमस जेफरसन नहीं था। किसिंजर ने निक्सन को एक दोस्ताना पत्र भेजा जिसमें शरणार्थियों को वापस लाने के याह्या के असफल प्रयासों की प्रशंसा की गई थी और जल्द ही नई आर्थिक सहायता का वादा किया गया था। किसिंजर ने अपनी मुलाकात के बारे में कोई नोट नहीं छोड़ा, इसलिए जो कुछ भी ज्ञात है वह एक संक्षिप्त विवरण है। उन्होंने पाकिस्तानी तानाशाह को दिल्ली के उग्रवादी माहौल के बारे में सूचित किया और उनसे शरणार्थियों को वापस लाने के प्रयास के लिए पूर्वी पाकिस्तान में एक नए नागरिक प्राधिकरण की नियुक्ति पर विचार करने का आग्रह किया। याह्या ने कहा कि वो इस बारे में सोचेंगे। याह्या किसिंजर को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि वो मूर्ख है। याह्या कोई जीनियस नहीं है, किसिंजर ने बाद में निक्सन से कहा, और राष्ट्रपति के उस व्यक्ति के प्रति भावनात्मक स्नेह को त्याग दिया। वाशिंगटन लौटने के तुरंत बाद किसिंजर ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरा मानना है कि याह्या और उनका समूह अपनी श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता या अपनी राजनीतिक समझ की सूक्ष्मता के लिए कभी कोई पुरस्कार नहीं जीत पाएगा। वे वफादार, स्पष्टवादी सैनिक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये समझने में वास्तविक बौद्धिक समस्या है कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए। बाद में उन्होंने याद किया कि वह याह्या मूलतः अपने खतरों से बेखबर थे और जरूरतों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें और उनके साथियों को विश्वास नहीं था कि भारत युद्ध की योजना बना रहा है। अगर ऐसा था तो उन्हें पूरा विश्वास था कि वे जीतेंगे। जब मैंने यथासंभव चतुराई से संख्या और उपकरणों में भारत की बढ़त के बारे में पूछताछ की, तो याह्या और उनके साथियों ने मुस्लिम लड़ाकों की ऐतिहासिक श्रेष्ठता का बखान किया। एक रात्रि भोज में जहां किसिंजर ने पेट दर्द की शिकायत की, याह्या चिल्लाए, सब मुझे तानाशाह कहते हैं। उन्होंने मेज पर घूमकर सभी मेहमानों, पाकिस्तानियों और अमेरिकियों से पूछा, क्या मैं तानाशाह हूं? सभी ने चतुराई से कहा कि वह तानाशाह नहीं है, जब तक कि वो किसिंजर के पास नहीं पहुंचे। मुझे नहीं पता, राष्ट्रपति महोदय, किसिंजर ने जवाब दिया, सिवाय इसके कि एक तानाशाह के लिए आप एक घटिया चुनाव चलाते हैं। स्वर्ग में अराजकता।
आखिरकार वह क्षण आ ही गया जब किसिंजर को दिल्ली में पेट की एक भयंकर बीमारी से पीड़ित होने का नाटक करना पड़ा और याह्या को अपने बीमार मेहमान की बहादुरी से देखभाल करनी पड़ी और अपने पर्वतीय रिजॉर्ट नथियागली में उसे दिलासा देना पड़ा। किसिंजर ने बाद में लिखा, याह्या उस उद्यम के पुलिस और लुटेरों वाले माहौल से मंत्रमुग्ध हो गए थे। हेरोल्ड सॉन्डर्स पाकिस्तान में ही रहे जबकि उनके बॉस इतिहास में खो गए। सॉन्डर्स कहते हैं, मैं ही पकड़ा गया। मैंने शुक्रवार को हेनरी से मुलाकात की थी। प्रेस ऊब गया था। शनिवार दोपहर तक मामला शांत हो गया था। मैं जाकर एक गलीचा खरीद लाया। मैं थक चुका था। खुद को संभालते हुए याह्या ने सॉन्डर्स को अपना निजी टेलीफोन नंबर लिखा एक कागज दिया ताकि अगर अमेरिका में कोई लीक हो तो वे उससे संपर्क कर सकें। याह्या फिर बीजिंग को फोन करेंगे। हालांकि सॉन्डर्स ने इस्लामाबाद में किसिंजर की बीमारी को लेकर बढ़ते संदेह को देखा। ये याह्या सरकार की ओर से प्रयासों की कमी के कारण नहीं था। याह्या ने किसिंजर को नथियागली ले जाने के लिए एक फर्जी काफिला भेजा। किसिंजर की 49 घंटे की अनुपस्थिति को छिपाने के लिए उन्होंने अखबारों में बीमार अमेरिकी से मिलने आए शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों की रिपोर्ट छपवाए। दरअसल किसिंजर ने बाद में याद किया, वह सुबह के अंधेरे में एक पाकिस्तानी विमान में सवार हुए थे। याह्या ने उन्हें एक PIA बोइंग 707 दिया था जिसे उनका निजी पायलट उड़ा रहा था, जो रेडियो इंटरसेप्ट से सावधान रहना जानता था। विमान में किसिंजर का स्वागत कई शीर्ष चीनी अधिकारियों ने किया जो सिर्फ इसी यात्रा के लिए बीजिंग से आए थे। बाद में उन्होंने गर्व से लिखा कि यह यात्रा इतनी असाधारण थी कि यह उन्हें उनके बचपन की याद दिलाती थी, जब हर दिन जीवन के अर्थ को परिभाषित करने का एक अनमोल रोमांच था। मेरे लिए भी ऐसा ही था जब विमान बर्फ से ढके हिमालय को पार करते हुए उगते सूरज की गुलाबी आभा में डूबते हुए आसमान की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही विमान चीनी क्षेत्र के पास पहुंचा, विंस्टन लॉर्ड सबसे आगे थे, जिससे उन्हें 1949 के बाद चीन में प्रवेश करने वाले पहले अमेरिकी अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ। बीजिंग के एक सैन्य हवाई अड्डे से अमेरिकी, जैसा कि किसिंजर ने बाद में निक्सन को बताया, चीनी निर्मित लिमोजिन में पर्दे खींचे हुए चौड़ी साफ सड़कों से गुजरे जहां साइकिलों के अलावा बहुत कम ट्रैफिक था। किसिंजर खूबसूरत दियायुताई परिसर में बैठे चकित थे। बीजिंग से उन्होंने लिखा कि ये वार्ताएं मेरे व्हाइट हाउस के अनुभव की सबसे गहन, महत्वपूर्ण और दूरगामी थीं। लौटने पर उन्होंने निक्सन से कहा कि उनके बीच सरकार में अब तक की सबसे गहन, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई और एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जिसे किसी एक रूपक में समेटा नहीं जा सकता। हमने आपके और माओ के लिए इतिहास का एक पन्ना पलटने की नींव रखी है। उन्होंने झोउ एनलाई की स्पष्टता और वाक्पटुता, उनके दार्शनिक, व्यापक विश्लेषण, ऐतिहासिक की प्रशंसा की। वे उनके विश्लेषण, रणनीतिक जांच पड़ताल और हल्के फुल्के हाव भाव से चकित थे। किसिंजर ने उन्हें चार्ल्स द गॉल के साथ मेरे द्वारा मिले सबसे प्रभावशाली विदेशी राजनेताओं में से एक माना। पूरी तरह अभिभूत होकर उन्होंने निक्सन को लिखा, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह यात्रा एक बहुत ही मार्मिक अनुभव था। इस अवसर का ऐतिहासिक पहलू, चीनियों की गर्मजोशी और गरिमा, निषिद्ध शहर, चीनी इतिहास और संस्कृति का वैभव, झोउ एनलाई का वीरतापूर्ण कद और हमारी बातचीत की गहनता और व्यापकता ने मिलकर एक अमिट छाप छोड़ी। किसिंजर ने भारत के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। जैसा कि विंस्टन लॉर्ड ने लिखा है, किसिंजर भारतीय सैन्यवाद को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने चीनी आक्रमण को खुली छूट दे दी थी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उतनी प्रशंसा नहीं की, जो अपनी तमाम खामियों के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था। लॉर्ड निक्सन और किसिंजर के बारे में कहते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें भारत का लोकतंत्र पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि कभी कभी तानाशाहों के साथ फैसले लेना एक अराजक लोकतंत्र, जहां स्वतंत्र बहस और संसद हो, की तुलना में आसान होता है। मुझे यकीन है कि उन्हें ये खटकता रहता होगा कि अगर आप माओ और झोउ एनलाई के साथ चलते हैं तो आपको बस इतना ही करना है। मुझे यकीन है कि याह्या के लिए भी यही सच है। भारत कहीं ज्यादा अराजक है। झोउ पहले दिन पूरी तरह विनम्र थे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने किसिंजर को असंतुलित कर दिया। किसिंजर चीनी नेतृत्व की भारत के प्रति जहरीली, उबलती दुश्मनी से स्तब्ध थे। जैसा कि किसिंजर ने बाद में निक्सन को बताया, वे झोउ के भारत के प्रति अवमानना और ऐतिहासिक अविश्वास से आहत थे। चीनी प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ चीन के 1962 के युद्ध से ग्रस्त लग रहे थे और बार बार भारत को आक्रामक कह रहे थे। चीन के विशाल ग्रेट हॉल में अपनी मैराथन बैठक में झोउ ने भीड़ के सामने भारत पर आक्रमण का आरोप लगाया। उन्होंने भारत पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया और इशारा किया कि भारत को अमेरिका से गुप्त समर्थन मिल रहा है। ये किसिंजर के लिए एक बड़ा झटका था,
जो भारत के करीबी दोस्त कहलाने के आदी नहीं थे। किसिंजर अचंभित रह गए। प्रधानमंत्री महोदय, भारत को हमसे सैन्य उपकरण नहीं मिलते। झो ने पलटकर जवाब दिया, मैंने यही सुना है, लेकिन आप पाकिस्तान को कुछ उपकरण दे रहे हैं। हाँ, किसिंजर ने कहा, लेकिन आप भी तो दे रहे हैं। झो ने पूरे मौजूदा संकट के लिए भारत को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, तथाकथित बांग्लादेश सरकार ने भारत में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया है। क्या ये पाकिस्तानी सरकार का तख्तापलट नहीं है? किसिंजर फिर से अचंभित रह गए। प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि हम इसमें सहयोग कर रहे हैं, है ना? किसिंजर ने चीनी प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि पाकिस्तान के बारे में उनकी भी यही राय है। आप राष्ट्रपति याह्या खान से जानते हैं कि हम उनके और उनके देश के लिए कितनी गहरी मित्रता रखते हैं। संयोग से दुनिया में एक ऐसी सरकार थी जो निक्सन प्रशासन से भी ज्यादा याह्या का समर्थन करती थी। भारत के प्रति चीन की इस कटु शत्रुता ने किसिंजर को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि भारत के खिलाफ बढ़त हासिल करने के लिए यह उपयोगी हो सकता है। अपनी ऐतिहासिक बैठक के समापन पर पाकिस्तान के बारे में झो के अंतिम शब्द थे, कृपया राष्ट्रपति याह्या खान से कहें कि अगर भारत आक्रमण करता है तो हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। आप भी इसके खिलाफ हैं। किसिंजर ने इसे सैन्य समर्थन की शपथ के रूप में लिया। उन्होंने जवाब दिया, हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन हम सैन्य उपाय नहीं कर सकते, आप बहुत दूर हैं। झो ने सहमति जताते हुए उनसे भारत को मनाने के लिए अमेरिका की ताकत का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। किसिंजर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने का वादा किया। जैसा कि किसिंजर ने बाद में निक्सन को बताया, झो को चिंता थी कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम 10,000 मील दूर थे। हालांकि चीन बहुत पास था। झो ने 1962 में भारत के हाथों चीन की हार को याद किया और काफी व्यापक रूप से संकेत दिया कि वही बात फिर से हो सकती है। पाकिस्तान वापसी की उड़ान के लिए चीनियों ने विमान में स्वादिष्ट चीनी भोजन का एक आखिरी दौर, माओ की रचनाओं का एक नया अंग्रेजी संस्करण और उस यात्रा की याद में फोटो एल्बम भर दिए। निक्सन की बीजिंग यात्रा के लिए मंच तैयार था। किसिंजर ने चीनियों से रूखेपन से कहा, आपने कई बर्बर आक्रमण सहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप इसके लिए तैयार हैं। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के लिए याह्या की विशेष उपयोगिता समाप्त हो गई। अब चीनियों से बात करने के आसान तरीके उपलब्ध थे। विंस्टन लॉर्ड याद करते हैं, चीनियों को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई थी कि हम क्या कर रहे हैं। हमने न्यूयॉर्क और पेरिस स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन के माध्यम से संवाद किया। व्हाइट हाउस अब पेरिस में एक विश्वसनीय सैन्य अताशे के माध्यम से गुप्त पत्र भेज सकता था, जो उन्हें वहां चीनी राजदूत तक पहुंचाता। किसिंजर ने बाद में पेरिस में चीनी राजदूत से कहा, मैं 5 अलग अलग रास्तों से 11 बार गुप्त रूप से फ्रांस गया हूं। जब मैं वहां से निकल जाऊंगा तो एक जासूसी कहानी लिखूंगा, लेकिन याह्या के प्रति कृतज्ञता बनी रही। झो ने कहा, कृपया राष्ट्रपति याह्या से कह दीजिए कि जरूरत पड़ने पर हम उनके माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। चीन में एक कहावत है कि एक बार पुल पार कर लेने के बाद उसे तोड़ना नहीं चाहिए। किसिंजर ने विनम्रता से सहमति जताई। विनम्रता के लिए हम उनके माध्यम से कुछ संवाद कर सकते हैं। झो ने कहा कि अमेरिकी उन पर भरोसा करते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। फिर भी दोनों पक्ष जानते थे कि याह्या ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। किसिंजर ने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने दोस्तों के माध्यम से नहीं कहना चाहते, चाहे वे कितने भी विश्वसनीय क्यों न हो। झो ने सहमति जताते हुए कहा, हम कोई ठोस जानकारी नहीं भेजेंगे। किसिंजर ने अब तर्क दिया कि पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की वफादारी प्रदर्शित करना चीनियों के लिए फायदेमंद होगा। निक्सन के लिए एक संक्षिप्त विवरण में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने लिखा, चीन की भारतीयों के प्रति नफरत साफ दिखाई दे रही थी। इसके विपरीत एक दृढ़ और विश्वसनीय मित्र के रूप में पाकिस्तान के प्रति चीन की हार्दिक मित्रता बिल्कुल स्पष्ट थी। चाओ शायद ये सबक देने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग चीन के सामने खड़े होंगे और अपनी बात रखेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किसिंजर भी यही करना चाहते थे। जैसा कि लॉर्ड याद करते हैं, ये 22 सालों में चीन के साथ हमारा पहला संकट था। इसलिए निक्सन और किसिंजर ने निश्चित रूप से सोचा कि हमें ये दिखाना होगा कि इस संकट पर हमारे कुछ साझा विचार हैं, कि हम एक विश्वसनीय मध्यस्थ हो सकते हैं। सॉन्डर्स कहते हैं, हम नहीं चाहते थे कि चीन हमें पाकिस्तान का समर्थन करने के अलावा कुछ और करते हुए देखे। इस प्रकार एक गुप्त माध्यम के रूप में अपनी उपयोगिता समाप्त होने के बाद भी पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर एक अधिक स्थायी दावा हासिल कर लिया। पूरे नरसंहार के दौरान निक्सन और किसिंजर द्वारा पाकिस्तानी सरकार को दिए गए अटूट समर्थन ने माओ और झो को ये दिखा दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका हर परिस्थिति में एक विश्वसनीय सहयोगी है। बीजिंग से लौटने के कुछ ही समय बाद किसिंजर ने कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते,
और मुझे लगता है कि अगर हम उनका नरसंहार करते हैं तो चीन के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे, भले ही उन्होंने हमें एक हवाई अड्डा दिया हो। इस मामले में किसिंजर के लिए नरसंहार का अर्थ सरकार पर दबाव डालना था, न कि वास्तविक नरसंहार। व्हाइट हाउस नहीं चाहता था कि चीनी नेतृत्व ये सोचे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक अस्थिर सहयोगी है जो पाकिस्तान को उसके अपने लोगों के हाल पर छोड़ रहा है। यह माओ के लिए एक चिंताजनक स्थिति होती, जिनकी खुद की मौतों की संख्या याह्या से भी ज्यादा थी, लाखों में पहुंच गई। जब किसिंजर इस्लामाबाद लौटे तो पाकिस्तानियों ने धोखा जारी रखा, उन्हें शहर से बाहर खदेड़ दिया और फिर वापस ले आए, मानो वे नथियागली हिल स्टेशन से लौट रहे हों। किसिंजर ने याह्या को एक छोटा सा धन्यवाद पत्र भेजा और पाया कि वह इस तख्तापलट को अंजाम देने पर बचकानी सी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक सैन्य तानाशाह के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण शब्द। हेरोल्ड सॉन्डर्स अपने बॉस के उत्साह को याद करते हैं। वो कहते हैं, सच्ची उपलब्धि का एहसास था। हेनरी कोई बहुत उत्साही व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे बहुत प्रभावित हुए थे। वह आगे कहते हैं, आप देख सकते थे कि जो के साथ संबंधों के बारे में उनकी कितनी गहरी सोच थी, जो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में झलकती है। कैलिफोर्निया के सैन क्लेमेंट स्थित निक्सन के घर पर राष्ट्रपति उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। निक्सन ने कहा, जब हेनरी वापस आएंगे तो वे इस युग के रहस्य बन जाएंगे। राष्ट्रपति सच्चाई उजागर करने को तैयार नहीं थे। इस पूरी कहानी की कुंजी संदेह और रहस्य पैदा करना है। पाकिस्तान में पेट दर्द वाली बात से कभी इनकार न करें। मान लीजिए कि यह सच था, लेकिन फिर और भी बहुत कुछ था। जब मुस्कुराते हुए किसिंजर आखिरकार 13 जुलाई को सुबह 7 बजे सैन क्लेमेंटे पहुंचे, तो राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक जश्न भरे नाश्ते पर ले गए। HR हाल्डेमैन ने कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन भी इसे उतनी ही शिद्दत से चाहता है जितनी हम। किसिंजर की टीम से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अलेक्जेंडर हैग मिले, जिन्होंने, जैसा कि सॉन्डर्स याद करते हैं, हम सभी को व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी थी कि हम किसी को भी न बताएं कि आप कहां हैं। उन्हें याद है, हम नहीं चाहते थे कि यह बात तब तक सामने आए जब तक निक्सन ने इसकी घोषणा नहीं कर दी। अल ने कहा, अब मुझे सचिव रोजर्स को बताना होगा कि क्या हुआ। 2 दिन बाद 15 जुलाई को निक्सन ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह घोषणा करके अमेरिकियों को चौंका दिया कि उन्होंने चीन यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दुनिया भर के लोग किसिंजर के गुप्त मिशन से स्तब्ध थे। इस्लामाबाद दूतावास से जोसेफ फार्लैंड ने किसिंजर को बताया कि उन्होंने इतने सारे लोगों को इतना हैरान कभी नहीं देखा। निक्सन ने भावुक होकर याह्या से कहा कि वह आपके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा गहरी कृतज्ञता के साथ याद रखेंगे। किसिंजर ने याह्या को गर्मजोशी से लिखा, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के इतने सारे कारण हैं कि यह समझना मुश्किल है कि कहां से शुरू करूं। जैसा कि निक्सन ने पाकिस्तानी राजदूत से कहा, ये सब याह्या के साथ मेरे अच्छे संबंधों से शुरू हुआ। वर्षों बाद भी निक्सन को इस बात का अफसोस रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका याह्या के प्रति पर्याप्त उदार नहीं रहा। हाल्डेमैन ने लिखा कि उन्होंने और राष्ट्रपति ने हेनरी से पूरे मामले में याह्या के सहयोग के बारे में बात की। खासकर यह कितना मजेदार था कि इस्लामाबाद में दोपहर के भोजन के दौरान याह्या ने हेनरी के कथित पेट दर्द को लेकर हंगामा मचाया और वास्तव में उन्हें एक पहाड़ी आश्रय में जाने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि वह अपने उप विदेश मंत्री को उनके साथ रहने के लिए भेजेंगे इत्यादि। हेनरी की अस्वस्थता के बारे में सार्वजनिक रूप से खूब हंगामा किया ताकि इसकी सूचना इसी रूप में दी जाए और हेनरी को वह सुरक्षा मिले जिसकी वह मांग कर रहे थे। इंदिरा गांधी की सरकार अचंभित रह गई। जिन भारतीयों ने सोचा था कि किसिंजर का ध्यान उनकी समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें ये जानकर शर्मिंदगी हुई कि वास्तव में उनका कोई महत्व नहीं था। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इस पर दुख व्यक्त किया कि किसिंजर के इस कदम का स्वागत अविश्वास, उसके बाद उत्साह, आश्चर्य या घबराहट के साथ हुआ, जो व्यक्ति की राजनीतिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जेकब फर्ज राफेल जेकब याद करते हैं, किसिंजर ने याह्या खान की चीनियों से मुलाकात की व्यवस्था की थी। बाद में उन्हें लगा कि ऐसा करने के लिए पाकिस्तान उनका ऋणी है। पूर्व भारतीय विदेश सचिव जगत मेहता कहते हैं, ये चीन के लिए भी एक संकेत था कि अमेरिका एक विश्वसनीय मित्र हो सकता है, लेकिन हम इसे भारत के लिए एक खतरे के रूप में देखते थे। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों ने, जिन्होंने मुख्य घटना पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि यह उनकी नाक के नीचे घटित हो रही थी, व्यर्थ ही शिकायत की कि किसिंजर की बीजिंग की दौड़ ने दुनिया का ध्यान पूर्वी बंगाल में इतिहास के सबसे भीषण नरसंहारों में से एक को अंजाम देने के याह्या शासन के अपराध से हटा दिया है। निक्सन प्रशासन ने लोकतंत्र और न्याय की सभी धारणाओं के विरुद्ध याह्या शासन को पूर्वी बंगाल पर क्रूर बल प्रयोग द्वारा अपना शासन जारी रखने में मदद करने का एक प्रकार का दायित्व लिया था।
दक्षिण एशिया में किसिंजर के कर्मचारी सैमुअल हॉस्किंसन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बॉस चीन के संबंध में क्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस खुलासे ने प्रशासन की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाते समय किसिंजर की जानबूझकर की गई चुप्पी को स्पष्ट कर दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण बात चीन के प्रति यह रवैया है, इसलिए मैं यहाँ हंगामा कर रहा हूँ और मुझे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि चीन के प्रति गुप्त पहल के बिना निक्सन और किसिंजर पाकिस्तान पर एक अलग रुख अपना सकते थे। ये चीन प्रथम की नीति थी, बाकी सब गौण था। ढाका वाणिज्य दूतावास ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आर्चर ब्लड ने बाद में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अगर उन्हें पता भी होता तो वे असहमति में शामिल हो जाते। जूनियर राजनीतिक अधिकारी स्कॉट बुचे कहते हैं, आपको मैदान में तैनात अपने सैनिकों को ये बताना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। वे आर्चर ब्लड को एक टेलीग्राम भेज सकते थे जिसमें लिखा होता, हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन हम उतना मुखर नहीं हो रहे हैं जितना हम चाहते हैं। हम फिर भी असहमत होते, लेकिन शोर का स्तर 1-2 पायदान कम होता। कम से कम हमें पता होता कि यह पूरी तरह से खामोशी का आलम नहीं है। निक्सन अपनी आगामी ऐतिहासिक चीन यात्रा की योजना बना रहे थे, इसलिए राष्ट्रपति अगले 3-4 महीनों में उपमहाद्वीपीय युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जुलाई के मध्य में सैन क्लेमेंट स्थित पश्चिमी व्हाइट हाउस में एक बैठक में उन्होंने अपनी वरिष्ठ विदेश नीति टीम से कहा, भारतीय इसे भड़का रहे हैं। उन्होंने ये कहकर शुरुआत की कि यह जरूरी है कि पाकिस्तान इस समय शर्मिंदा न हो। भारतीय एक फिसलन भरे विश्वासघाती लोग हैं। वे इस त्रासदी का इस्तेमाल पाकिस्तान को तबाह करने के लिए करने से बेहतर कुछ नहीं चाहेंगे। निक्सन ने स्वीकार किया कि यहाँ उनका एक पूर्वाग्रह था, एक ऐसा तथ्य जिसे कमरे में मौजूद किसी ने नहीं समझा। तत्कालीन नेता किसिंजर इस बात से सहमत थे कि भारतीय युद्ध पर आमादा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो युद्ध का बहाना है। उन्होंने भारतीयों को असहनीय रूप से अहंकारी कहा। हालांकि किसिंजर को अब एहसास हो गया था कि पाकिस्तान का बिखरना तय है। निक्सन के सामने खड़े होकर याह्या की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि अंततः 70,000 पश्चिमी पाकिस्तानी पूर्वी पाकिस्तान को नहीं रोक पाएंगे। आखिरकार मार्च के उन दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में जब ये सबसे ज्यादा मायने रखता था, उन्होंने अपनी राय वापस ले ली। निक्सन, जो अब भी अपने पाकिस्तानी दोस्त का पक्ष ले रहे थे, ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि याह्या कोई राजनेता नहीं है। अरे किसिंजर ने जवाब दिया कि उन्होंने याह्या से एक उदार शरणार्थी समझौते की पेशकश करने का आग्रह किया था ताकि भारत हस्तक्षेप के बहाने के रूप में उस काट को खो दे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चीन में युद्ध छिड़ गया तो चीन के साथ अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया है वह बेकार हो जाएगा। 19 जुलाई को निक्सन और किसिंजर ने व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को रूजवेल्ट कक्ष में बुलाकर राष्ट्रपति की आगामी चीन यात्रा के बारे में जानकारी दी। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि वियतनाम युद्ध को समाप्त करने और शीत युद्ध जीतने में मददगार साबित होगी। निक्सन दुखी थे, लेकिन किसिंजर इस सफलता से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की इस यात्रा की गुप्त और खतरनाक व्यवस्था काफी दिलचस्प थी। याह्या को पिछले हिंदू नरसंहार के बाद से इतना मजा कभी नहीं आया था।